बुमराह की अग्नि परीक्षा। आज भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट का दूसरा दिन है। इस मैच में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने संकट मोचक पारी खेली है। पहले दिन भारत ने 60 विकेट गंवाकर 338 रन बनाए हैं, जो कि एक सम्मानजनक नहीं बल्कि एक अच्छा स्कोर है। एक समय पर हिंदुस्तान की टीम ने 98 रन गंवाकर 5 विकेट गंवा दिए थे, जो कि बेहद ही शर्मनाक था। लगातार आलोचना की जा रही थी खिलाड़ियों की। शुभमन गिल की बात करें तो वो 17 रन बना पाए हैं। चेतेश्वर पुजारा महज 13 रन बनाकर आउट हुए हैं। हनुमा बिहारी 20 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली 11 रन और श्रेयस अय्यर 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आते हैं ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा और दोनों मिलकर खेलते हैं कमाल की पारी और भारत को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। इन दोनों ने छठे विकेट के लिए 222 रन की साझेदारी निभाई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पंत ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक लगाया है। वह 111 गेंदों पर 146 रन बनाकर आउट हुए हैं। अपनी पारी में पंत ने 19 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। उन्हें जो रूट ने आउट किया है। तो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर की पूरी तरीके से पोल खुलती हुई नजर आई है। विराट पुजारा का फ्लॉप शो देखने को मिला है। अगर हम बात करें, विराट कोहली को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो आज इन्हीं सब को लेकर हमारे साथ प्रदीप टंडन जुड़े हुए हैं और साथ ही जीसन वासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि क्रिकेट कोच हैं। सर, स्वागत है आप दोनों का। सर, मैं सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास ही आना चाहूंगा। हमने कल भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी, तो किस तरीके से देख रहे हैं 98 रन पर 5 विकेट गिर जाना और फिर आते हैं रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत। देखिए, बहुत ही शानदार रिकवरी इंडियन टीम ने करी है और ऋषभ पंत ने शायद अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी, अभी तक की कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। उन्होंने जो बहुत इंग्लैंड की जो बॉलिंग अटैक बहुत पेनिट्रेटिव लग रहा था, बहुत लग रहा था कैसे खेला जाएगा, उसको बिल्कुल उन्होंने साधारण अटैक बना दिया। और दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा ने शानदार पारी और अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोनों ने की है, बहुत ही शानदार रिकवरी है और एक अच्छा टोटल अभी स्कोर बोर्ड पर टंगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 450 तक, 375 तक इस टोटल को लिया जाना चाहिए। जी, तो सर वासी जी, आपसे सवाल ये है कि विराट कोहली लगातार फ्लॉप साबित हुए हैं और अगर हम बात करें ओपनर्स की बात करें, गिल पुजारा को पहली बार मौका दिया गया था ओपनिंग के तौर पर, लेकिन जो हमने रणनीति बनाई थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। इस पूरे मामले को, इस पूरे खेल को आप किस तरीके से देखते हैं? पहला कमेंट आपका। ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह हमारी अगली पहली बात तो ये कि आवाज कहीं से आ रही है। जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ, आ रही है जी। तो अभी तक हमारी पारी अभी खत्म नहीं हुई है जी। मगर अभी जो हमारा जब हम लोग का जो प्लान था, जो कि पहली बैटिंग करके एक अच्छा टोटल देने के लिए, ये अलग सी बात है कि हमारा टॉप ऑर्डर क्लैश कर गया, खराब हो गया। मगर अभी भी जो है ऋषभ पंत और जडेजा ने जो पारी खेली है बहुत ही सराहनीय है। मगर जिस तरह से छोटा यानी कि पार्टनरशिप कभी बड़ी नहीं हुई है जी। मतलब जो जडेजा और पंत के बीच जो पार्टनरशिप हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। और जो अब जो टेस्ट का जो सीन होता है ना, कि आपको स्पेशल वाइज लेके चलना पड़ता है। और जिस लीडर में हम लोग खेल रहे हैं उसका बहुत काफी स्विंग होती है, तो इसी हिसाब से आपको अपनी बैटिंग टेक्निक वाइज, टैक्टिक्स वाइज आपको अप्लाई करना पड़ता है जी। अभी तो पिक्चर काफी बाकी है। अभी तो हमारा पूरा ऑल आउट बना बाकी है। सर ने जैसा कहा, संदीप सर ने जैसा कहा कि हो सकता है कि 400 रन या 450 रन 450 रन का बनना ही चाहिए। जी, तो प्रदीप जी, मेरा आपसे ये सवाल है, विराट कोहली को लेकर हमने कल भी चर्चा की थी और आपने भी यही बात कही थी कि पुजारा को आप ओपनिंग ना दें, क्योंकि पुजारा को मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मध्य क्रम में। लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें ओपनिंग कराई और ओपनिंग के रूप में चेतेश्वर पुजारा पूरी तरीके से फ्लॉप हुए। देखिए, आपने सही बिल्कुल याद दिलाया कि कल मैंने आपसे कहा था कि चेतेश्वर पुजारा की जो नेचुरल पोजीशन है वो 3 नंबर की है और उन्हें वही खिलाया जाना चाहिए। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो शायद सेलेक्टर्स ने स्टैटिस्टिक्स के साथ जाना ज्यादा जरूरी समझा। एज ओपनर उन्होंने शायद 7-8 मैचेस खेले हैं और उनका एवरेज काफी अच्छा रहा है, तो शायद इस पर भरोसा ज्यादा किया गया बनस्पत इसके कि उस खिलाड़ी की वर्तमान फॉर्म क्या है, वो कितना कुछ जूझ रहा है, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है। तो उन्हें, मेरे ख्याल में, मैं फिर यही कहूंगा कि उन्हें 3 नंबर की पोजीशन सूट करती है, उन्हें वही खिलाया जाना चाहिए।
और ओपनर के लिए हमें रेगुलर, इंग्लैंड जैसी जगह पे तो खासतौर से हमें रेगुलर ओपनर ही तलाशनी चाहिए, जी जहां ओपनिंग, देखिए इंडियन विकेट पाटे विकेट है, उसपे जी कोई भी आके नीचे का बैट्समैन भी आके ओपन कर जाता है, जी क्योंकि विकेट से कोई खास मदद नहीं मिलती है। लेकिन वहां गेंद सीम होती है, स्विंग होती है, तो वहां तो ओपनर का एक बिल्कुल स्पेशलाइज रोल है। वहां पे हमें एक ओपनर, रेगुलर ओपनर के ही साथ जाना चाहिए। जहां तक सवाल कोहली का है, तो यस, उनकी जो फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म जो है, वो काफी लंबी, बैक पैच जो है काफी लंबा खिंच गया है, और ये वास्तव में अब चिंता का विषय होने लगा है जी कि क्या होगा आगे, क्योंकि उन जैसा बैट्समैन दोबारा मिलना शायद मुश्किल है, इसलिए जी उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। जी वासी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप भी एक क्रिकेट कोच हैं, आप भी युवा जो खिलाड़ी रहते हैं, आप उन्हें बताते हैं किस तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी होती है, तो आपके पास भी एक अच्छा खासा अनुभव है, तो आप किस तरीके से देखते हैं बल्लेबाज को ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? मैं खासतौर पर विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा की बात कर रहा हूं कि जब आप लगातार आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं तो कौन कौन से जो नियम है, कौन कौन से किस तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी होती है, अगर आपके पास ऐसा कोई सुझाव हो। देखिए सर, कि स्टार्टिंग थी हमारे तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर जब फॉलो करते थे तो हमेशा वो बेसिक फॉलो करते थे। आपको हमेशा बेसिक फॉलो ही करना पड़ेगा, जी मगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे टेक्निक और टैक्टिक दो अलग अलग चीजें हैं, मगर दोनों पे आपको बिलीव करना पड़ता है। जी आपको टेक्निक वाइज आपको करेक्ट होना पड़ेगा। जिस तरीके से आप जहाँ इंग्लैंड जैसे जगह पर जा रहे हैं मैच खेलने के लिए, वहां की वेदर कंडीशन डिफरेंट होती है, वहां जी काफी बॉल स्विंग करता है, तो आपको टेक्निक वाइज वहां पे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये सब मुझे लगता है कि विराट कोहली ने इस मैच में जिस तरीके से बॉल को लीड करते हुए प्लेट आउट हो गए, मगर मुझे कई बार फर्स्ट चांस था उनका, मेरे ख्याल से वो खेलने पे जा रहे थे, बाद बॉल को लेफ्ट किया, जी इसलिए बैट इस तरीके से आया कि जो बॉटम है ये लगा और इनफैक्ट इधर एक लक्ष्य विकेट नहीं चला गया। तो जी ये सब चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। हम वहां पे पहले मैच भी खेल रहे थे, मगर ये सब चीजें आपको पहले सिंपल सी बात है ना कि आपको हार्डवर्क के साथ साथ आपको माइंड सेटअप को भी चेंज करना पड़ता है ना, जी तभी आप जाके एक अच्छे हाई लेवल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जी तो प्रदीप जी, मेरा आपसे यही सवाल रहने वाला है कि किस तरीके से आप देख पा रहे हैं रविंद्र जडेजा ने अच्छी पारी खेली, 83 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट हैं, तो आप कितना देखते हैं क्या रविंद्र जडेजा आज शतक मार पाएंगे? कितने रन अभी और लीड कर सकती है टीम इंडिया? हाँ, मैंने जैसा कि आपसे कहा, मुझे उम्मीद है कि 375 के आसपास स्कोर हो जाना चाहिए इंडिया जी का। रविंद्र जडेजा, कल भी मैंने आपसे कहा था, कल शायद हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जी अश्विन को लिया जाए या रविंद्र जडेजा को जी लिया जाए, और मैंने आपका शो में यही कहा था कि मैं रविंद्र जडेजा के साथ जाऊंगा, और वही देखिए उनका लेना बिल्कुल सफल साबित हुआ है। उन्होंने बहुत ही क्रूशियल पारी खेली और अभी भी क्रीज पर है, तो मैं समझता हूँ वो शतक के लिए तो आराम से जा सकते हैं और आराम से पूरा कर भी लेंगे। जी यही नहीं बल्कि आगे आने, मतलब जब बॉलिंग आएगी तो अभी रविंद्र जडेजा सबको 2-3 विकेट कम से कम मिलने चाहिए। जी देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये प्रॉपर बल्लेबाज की तरह खेले, उन्हें पता है कौन सी बॉल को लेफ्ट करना है, कौन सी बॉल पे प्लेसमेंट करना है, कौन सी बॉल पे अटैकिंग करना है, तो कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह खेले हैं। हाँ देखिए, जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी कोहली के हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्या गलती है, देखिए उस लेवल पे पहुंचने के बाद जहां आप वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज रहते हैं, तो वहां पर टेक्निकली कोई ज्यादा सिखाने की या बताने की जी जरूरत नहीं बिल्कुल। रह जाती है। जी टेक्निक आपकी इसमें कोई कमी नहीं रहती है, तभी आप वर्ल्ड नंबर 1 हो जाते हैं। जी खाली ये है कि कभी कभी बैड पैचेस चलते हैं, आपकी बैड लक है, जैसे कल प्लेड ऑन हुए वो, जी तो छोटी छोटी गलती, देखिए क्या होता है कि एज ए, मैं भी कोचिंग करता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि दो तरीके से गलतियां होती है। जी सर। एक तो एरर ऑफ जजमेंट होता है और एक एरर ऑफ टेक्निक होती है। तो एरर ऑफ टेक्निक नहीं है, ये एरर ऑफ जजमेंट है। जी आपने सोचा गेंद ज्यादा बाहर है, गेंद इतनी बाहर नहीं थी, या आपने सोचा गेंद कम बाहर है, गेंद ज्यादा बाहर थी, ये एरर ऑफ जजमेंट होता है, ये एरर ऑफ टेक्निक नहीं होती। जी तो कभी कभी जब आपका बैट पैच चलता है तो एरर ऑफ जजमेंट आपका ज्यादा पीछा करता हुआ होता है, तो जी आपको जजमेंट गलत हो जाता है। उसके लिए कई कारण होते हैं, आपकी बढ़ती हुई उम्र भी उसका एक कारण हो सकती है, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस कमजोर होते चले जाते हैं, और उसकी वजह से आपका आई बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है, हैंड बॉडी आई कोऑर्डिनेशन, वो गड़बड़ा जाता है। जी तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो टेक्निकली उनमें कोई ऐसी कमी नहीं है, खाली ये है कि शायद एक आध इनिंग की बड़ी आ जाएगी तो उनका सारा कॉन्फिडेंस और सारा बैट पे सब खत्म हो जाएगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप अगर हम मैच की बात करें तो कहीं ना कहीं विराट कोहली पर प्रेशर नजर आता है जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं,
तो एक अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करने के बावजूद भी खराब बॉल पर आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो अच्छी बॉल पर आउट हो रहे हो, यॉर्कर पे आउट होते हो, बाउंसर पे आउट होते हो। जो खराब बॉल होती है, जो आप लेफ्ट करने की आप कोशिश करते हैं, आप लेफ्ट की बजाय आपका एज लग के आप स्लिप में आउट हो जाते हैं, गली में आउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली पर दबाव तो है। निश्चित रूप से दबाव है। और वो उनके जवाब वो क्रीज पर आते हैं तो उनकी जो फेस रीडिंग है, वो जो पहले जब वो बैटिंग करने आते थे, जब उनकी पूरी फॉर्म चल रही थी, और आज जब वो बैटिंग करने आते हैं, तो उनके चेहरे पे एक तनाव देखा जा सकता है। जी ये बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि आपने कहा कि आप बाहर जाती हुई गेंद पे आउट हो जाते हैं, कमजोर गेंद पे आउट हो जाते हैं, यही इसी को क्रिकेट में बैट पैच कहते हैं। जी कभी कभी आपका पिच साथ नहीं देगी, आप जो है पिच नीचे या ऊपर खेल जाएगी या गेंद रुक के आ जाएगी। कभी आप किसी गलत डिसीजन का शिकार हो जाते हैं, कभी आप खुद गलती कर जाते हैं। तो कभी कभी गेंद की ब्यूटी, इतनी बढ़िया गेंद बॉलर डाल देता है कि आप उसका शिकार हो जाते हैं। जी ये सर। सब बैट पैच में यही सब होता है। तो वही बैट पैच से गुजर रहे हैं। ये एक अलग बात है कि लंबा बैट पैच बहुत हो गया है, काफी लंबा खिंच गया है। किसी इतने बड़े बैट्समैन का, इतने क्लास बैट्समैन का ये इतना लंबा बैट पैच कम ही देखने को मिलता है। जी तो वासी जी, मेरे आपसे यही सवाल रहने वाला है, किस तरीके से आप देख रहे हैं बुमराह के सामने आज अग्नि परीक्षा है, कप्तानी करते हुए आपको नजर आएंगे? बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन आज गेंदबाजों की बारी रहने वाली है। बिल्कुल हाँ, ये जिस तरीके से हमारे पास सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास स्विंगर बॉल काफी अच्छा है। जी बहुत सारे स्विंगर हैं। जिस वेदर में हम लोग खेल रहे हैं, वहां पे काफी समी भी काफी इफेक्टिव होने वाले हैं, बुमराह काफी इफेक्टिव होने वाले हैं। अब जिस तरीके से इंग्लैंड वालों ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, काफी बॉल, अब तो स्विंग भी अच्छी हो रही है। और मेरे ख्याल से अब स्टार्टिंग का जो फेज होगा, यानी कि 115 या 15 ओवर के अंदर ही उन लोगों का भी इस तरीका सही होने वाला है। क्योंकि वहां पे इस तरीके से बॉल स्विंग कर रही है। अभी बहुत पुरानी होने के बावजूद भी बॉल स्विंग कर रही है। तो उनका भी, बुमराह का भी कोई इंजरी परेशानी नहीं है, मगर हाँ बहुत अच्छी होने वाली है। अंदर बाहर काफी अच्छा करते हैं, क्वालिटी बॉलर है, इनके पास स्पीड भी है। जी तो अच्छा अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है। जी तो प्रदीप जी, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? हिंदुस्तान की बात करें तो इस मैदान पर 7 मुकाबले भारत और इंग्लैंड के बीच हुए हैं, लेकिन भारत ने 7 में से 6 मुकाबलों में हार हासिल की है और एक मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा। तो कहीं ना कहीं बुमराह के ऊपर भी दबाव रहने वाला है, गेंदबाजों के ऊपर भी दबाव रहने वाला है, और साथ ही विराट कोहली के ऊपर और भी दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। दबाव में देखिए, सबसे अच्छी पॉजिटिव बात ये हुई है कि हमारे बल्लेबाजों ने एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है। जी सर। तो जो एक प्रेशर हमारे बॉलर कप्तान पे होना था, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। जी सर। और खुल के बॉलिंग कर पाएंगे जो हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, बुमराह हो चाहे शमी, तो ये लोग खुल के बॉलिंग कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छी एक बात हुई है। दबाव में तो है, लेकिन ये दबाव बल्लेबाजों ने जो एक स्कोर दे दिया है सामने बोर्ड पे, उससे काफी हद तक कम हो गया है। मुझे जी नहीं लगता कि टीम हमारी कोई बहुत ज्यादा दबाव में अब आएगी। उस समय तो 98/5 पे तो यस लगता था कि 150 250 पे टीम आउट हो जाएगी, जी लेकिन सर। अब स्कोर काफी अच्छा है और डिफेंड करने लायक। जी तो किस तरीके से सर आप इसे देख पा रहे हैं? विराट कोहली की बात करें, लगातार फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन उनसे पहले रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत छठे विकेट के लिए रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की है हिंदुस्तान के लिए। तो क्या आपको लगता है कि रविंद्र जडेजा को ऊपर आना चाहिए, यानी कि आप उनको 3 या 4 या 5 स्थान पर खिला सकते हैं? नहीं, एक्चुअली उनकी बिल्कुल सही जगह है जहां उनको खिलाया गया है, और शायद इसीलिए उन्होंने वो स्कोर भी किया है। और अगर हम ये सोचे भी कि उन्हें ऊपर लाएं, तो किसकी जगह लाएं? जी एक सवाल ये भी होता है कि अक्सर की टीम में इसको ले लो, उसको ले लो, इसको ऊपर धकेल दो, लेकिन सवाल ये किसकी जगह, जी किसको हटाएंगे आप? ऋषभ पंत 4 डाउन आते हैं, वो भी इतना बड़ा स्कोर करते हैं। 3 डाउन अय्यर आते हैं, वो ठीक है रन ज्यादा नहीं बना पाए, लेकिन आप उनको हटा नहीं सकते। 2 जी डाउन कोहली है, 1 अच्छी डाउन अच्छी पुजारा बल्लेबाजी के की है वक्त उन्होंने। वहां। जी बिल्कुल, निश्चित जी रूप से। तो मुझे लगता है बस पुजारा के ही उसमें शफलिंग होनी चाहिए। पुजारा को ओपन नहीं किया जाना चाहिए। मैं अब जी भी इसी बात पे बार बार जी दोहराऊंगा। तो कहीं ना बाकी कहीं किसी बिल्कुल सही बात है, बल्लेबाजी में क्योंकि परिवर्तन पुजारा की को जरूरत 30 नंबर के बल्लेबाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने शतक भी मारे, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आते हैं। वासी जी, इंग्लैंड की टीम की बात करें, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 98 रन पर 5 विकेट हिंदुस्तान के गवा दिए थे, लेकिन उसके बाद आता है रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं। तो किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं? इंग्लैंड की टीम पहले अच्छी गेंदबाजी करती है, उसके बाद पूरी तरीके से जो उनके गेंदबाज होते हैं फ्लॉप साबित हो जाते हैं।
ये ऐसा नहीं है कि हाँ अलग, ये ऐसा है कि हम लोगों ने अच्छी बैटिंग की है, जी बॉलिंग तो वही कर रहे हैं। अब जो विकेट जो लिया है वही ओनली बॉलर नहीं किया है। जी जो सर। 5 ओवर उस तरह का जो 5 विकेट हमारा हमारा गिरा है, हाँ, ये लक्ष्य की बैटिंग बात है कि हम लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग किया है। जी इसलिए ऋषभ पंत ने जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, या फिर रविंद्र जडेजा जिस तरह से बैटिंग करे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो मामूली सा है, ऑर्डनरी है। कोई भी बॉलर ऐसा लग रहा था कि कोई भी बॉलर, मगर वही बॉलर जो है जो हमारे टॉप ऑर्डर को खत्म कर दिए थे। मगर हाँ, उनका एक फेज है, मतलब जिस तरह आपने बताया, टेस्ट मैच में एक सेशन वाइज चलता है। जी एक सेशन उनका अच्छा था, दूसरा सेशन हमारा अच्छा था। ये सेशन अब जो बैटिंग की शुरू हो, अब जो आज तक मैच दूसरा दिन शुरू होगा, तो कुछ और भी अच्छा हो सकता है हमारा। ये बहुत पुरानी स्थिति है, जब बैटिंग करने के लिए वो इंग्लैंड टीम आएगी, तो और भी अच्छा सबसे हो सकता है कि हमारे जो स्टार्टिंग का जो बॉलिंग का जो स्पीड होगा, नया बॉल से मदद मिलेगा, स्विंग होगी, वेदर कंडीशन और अच्छा होगा, बहुत ज्यादा मूव करेगी, तो हमारा 2-3 सेशन हमारा और भी अच्छा होने वाला है। जी। तो प्रदीप जी, किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आज टीम इंडिया को रोहित शर्मा की कमी खली है, क्योंकि जिस तरीके से वो ओपन करते हैं, रन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है हिंदुस्तान की टीम को, ताकि 98 रन पर 5 विकेट ना होते अगर रोहित होते तो। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। और रोहित की कमी हमें खल रही है, एक रेगुलर ओपनर की कमी खल रही है। और ये जो हमारा एकदम से 98 पे 5 हुए हैं, ये शायद ना होते अगर हमारा रेगुलर ओपनर और खासतौर से रोहित शर्मा अगर खेल रहे होते और 50-60 रन की हमारी ओपनिंग स्टैंड या 70 रन की ओपनिंग स्टैंड हो गई होती, तो शायद हम 98 में 5 ना होते। लेकिन ओवरऑल देखिए, देखा यह जाना चाहिए कि हमारा स्कोर क्या है। जी टॉप ऑर्डर ने नहीं किया, लोअर ऑर्डर ने किया। किसी टीम की स्ट्रेंथ यही होनी चाहिए कि अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है तो लोअर ऑर्डर ने रन कर दिए, और जी नहीं तो टॉप ऑर्डर रन कर रहा है। जी पूरी टीम जो है वो पूरी टीम एक यूनिट की तरह अगर परफॉर्म करती चली जाती है, सारे ही लोग परफॉर्म करते हैं, वही टीम ज्यादा अच्छी होती है जी बनस्पत इसके कि 2-1 लोग परफॉर्म किए जा रहे हैं और उन्हीं के बेस पे। क्योंकि अगर वो फ्लॉप हो जाएंगे फिर आपकी टीम कहीं नहीं रहती। तो जी ये इसमें कोई बुराई नहीं है, एक अच्छी बात भी है, टीम जी की सर। स्ट्रेंथ भी दिखाती है कि हमारा लोअर ऑर्डर भी आके हमें 200 रन की पार्टनरशिप कर सकता है। जी, तो सर कहीं ना कहीं मध्य क्रम की बात करें तो मध्य क्रम आज भी टीम इंडिया का पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होता है। एक दौर था जब महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह टीम इंडिया के लिए 3 और 4 और 5 नंबर पर आते थे, लेकिन आज के बल्लेबाजों की बात करें तो लगातार जो मध्य क्रम में हमारा फ्लॉप हो जाता है, चाहे वनडे की बात करें, चाहे T20 की बात करें, चाहे टेस्ट की बात करें। देखिए, बात वही आ जाती है कि पिछले कई सालों से, जब से विराट कोहली ने कमान संभाली है, जब से विराट कोहली टीम के मुख्य बल्लेबाज हुए हैं, जी सर। हमारी बल्लेबाजी सारी उन्हीं के इर्द गिर्द जी घूमती बिल्कुल। रहती है। जी और आज जो आप कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा मध्यक्रम फ्लॉप हो रहा है, उसका मेन कारण ही ये है कि विराट कोहली फ्लॉप हो रहा है और कोई फ्लॉप नहीं हो रहा है। जी सर। विराट कोहली अगर एक एंड संभाल लेंगे, क्योंकि वो इतना डोमिनेटिंग खेलते हैं, वो किसी बॉलर को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देते। और ये जी नतीजा उसका होता है कि सामने वाला जो बैट्समैन होता है, उनके साथ जो खेलना होता है, उसकी भी बल्ले बल्ले होने लगती है। जी वही बॉलर डिमोरलाइज होने लगता है, कोहली डिमोरलाइज करते हैं और दूसरा बैट्समैन उसका फायदा लेता रहता है। जी तो मेन कारण यह है कि हमें कोहली की सेवाएं प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। मध्य क्रम के लड़खड़ाने की एक मुख्य वजह यही है। जी। तो वासी जी, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? इंग्लैंड की टीम की बात करें, आज उनको बल्लेबाजी करना होगा, तो हिंदुस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनको कौन कौन से बल्लेबाजों से सावधान रहने की जरूरत है सबसे ज्यादा? देखिए, कुछ नहीं, आप अपनी एबिलिटी पे वर्क कीजिए, रिजल्ट वैसे ही आ जाएगा, है ना। कि आप दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई उसके स्तर में नहीं है, जो हमारे स्तर में नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। मगर हाँ, हम अच्छा कर सकते हैं, अपने अपने स्टैंड पे हम बॉल कर सकते हैं। तो वो जरूर है कि राइट एरिया में हम बॉल डालेंगे तभी तो वो भी देंगे जी सर। ना। तो उससे आपने जो अपनी जो प्लानिंग है, आपका जो एग्जीक्यूशन जो होना है, उससे अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, तो वो भी जिस तरीके से हमारा टॉप ऑर्डर प्लस हुआ है, उनका भी टॉप ऑर्डर, टॉप टू बॉटम ऑर्डर प्लस कर जाएगा, अगर हम अपने स्किल पे वर्क किया तो। जी। तो सर आज एक स्पिन पिच है, ये तो कहीं ना कहीं जडेजा की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि पिच की बात करें तो स्पिनरों के पक्ष में मानी जाती है ये। आपका सवाल मेरे से है क्या? जी सर। जी सर। नहीं, देखिए, पिच की जो कंडीशन है वो स्पिनर्स के फेवर में इतना नहीं मानी जाती है। जी
और ये बैटिंग और मीडियम पेसर्स के लिए पिच है। और जो मीडियम पेसर का दौर था वो देखिए, वो शुरू का दो दो घंटे होते हैं लंच तक का मैच का, वो बहुत क्रूशियल होता है। और उसी में देखिए सारा नुकसान भी इंडियन बैटिंग को उठाना पड़ा, और शायद इसीलिए टॉस जीत के इंग्लैंड ने इंडिया को पहले बैटिंग दी। जी तो अब जो है ये जो देखिए दूसरा और तीसरा दिन, खासतौर से तीसरा दिन आने वाला, दूसरे दिन की दोपहर के बाद और तीसरा दिन टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए, बैटिंग के लिए बहुत मुफीद माना गया है। तो ये जी जो आने वाला अब दिन है, ये काफी बैटिंग के लिए फायदा होने वाला है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा स्पिनर्स को इसमें मदद मिलने वाली है। जी तो कहीं ना हमारे कहीं पेस बॉलर्स पे डिपेंड करेगा वो क्या करते हैं। जी सर, तो कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स ने गलती कर दिया कि उन्होंने टॉस जीत कर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। देखिए उन्होंने तो अपना काम बिल्कुल सही किया था, जो उनके बॉलर्स को करना चाहिए था। जो जैसे कल भी मैंने आपके शो में ये बात कही थी कि जिमी एंडरसन ही मुख्य गेंदबाज होंगे, और वही हुआ भी, उन्होंने 3 जी विकेट निकाले। लेकिन कहाँ कमी है, मुझे कप्तानी में एक कमी लगी कि जब दोनों ही लेफ्ट हैंडर बैट्समैन खेल रहे थे लगातार क्रीज पे और पार्टनरशिप हो रही थी रविंद्र जडेजा और पंत की, तो जो रूट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाना चाहिए था, लेकिन जो रूट का इस्तेमाल नहीं किया गया उतना। और वही हुआ कि जो रूट ने ही आखिर विकेट लिया। हाँ, पंत का विकेट तो लिया वहां सर। थोड़ी सी कप्तानी की कमी रही हो, मुझे जी लगता है। तो अगर जो रूट ने टॉस जीत के बैटिंग बॉल फील्डिंग लेना तो गलत नहीं था, क्योंकि उनका डिसीजन काम कर गया था और सारा हमारा टॉप ऑर्डर धाराशायी हो चुका था। जी सर। खाली यह है कि उसके बाद की शायद कप्तानी बॉलिंग चेंजेस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे, जी शायद ये वजह रही। वासी जी, आप क्या कहना चाहेंगे बेन स्टोक्स की कप्तानी को लेकर? स्टार्टिंग में तो उन्होंने अच्छी नहीं कप्तानी नहीं की सर, थी, मैं 98 रन पर 5 विकेट, लेकिन उसके बाद उनको सर ने भी कहा कि जो रूट की जो बॉलिंग है उनका इस्तेमाल करना चाहिए था। नहीं नहीं सर ने जो सजा है वो बिल्कुल 100% सही है। क्या कि बस उनका जो चेंजिंग था, बॉलिंग का, बॉलर का जो चेंजिंग करना था सही टाइम पे, राइट टाइम पे उन्होंने किया नहीं, इस वजह से हमारा ज्यादा रन हो गया। जी बस ये कि हाँ, जब ऋषभ पंत आता है, मतलब कोई भी नया बैट्समैन आता है तो अगर आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कुछ बॉलर का क्या स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ और वीकनेस में आप वर्क नहीं करेंगे तो क्या है, सामने वाला डोमिनेट करवे करेगा। और सामने अब यही हुआ कि स्ट्रोक ने सही बॉल को, यानी कि राइट बॉलर को सही जगह पर लगाया नहीं, और जो रूट को अगर सही जगह पर टाइम पे लगाते तो जिस तरीके से वो बॉल को ग्रुप बनाते दे रहे थे, उसी तरह से वो आउट हो जाती और ये चीज और जल्दी हो सकती थी। मगर वो टाइम पे बहुत देर हो चुकी थी, जब तक रूट आते बहुत देर हो चुकी थी, हमारे अच्छा स्कोर बोर्ड में लग चुका था, बैट्समैन दुरुस्त हो चुके थे, तो काफी देर हो रहा है। हाँ, एक फेज अच्छा था जो उन्होंने जब टॉस जीत की बैटिंग फील्डिंग लिया, तो ये था कि तो ठीक है, वहां उस एरिया में इंग्लैंड में वो लोगों खेलने की आदत है, तो उन्होंने अपने हिसाब से फिर निर्णय लिया था कि हमने टॉस जीत के उनको बैटिंग करने के लिए बुलाया और सही से और 5 विकेट जल्दी निकाल भी दिया था। बस अब मिडिल ऑर्डर में था तो उन्होंने अपने चेंज ऑफ बॉलर के लिए कंफ्यूज हो गया और अंजाम दूसरा हो गया। जी तो सर, मेरा आपसे प्रदीप जी ये सवाल रहने वाला है, क्या शुभमन गिल की जगह मयंक अग्रवाल को टीम इंडिया में जगह देनी चाहिए थी? नहीं, शुभमन गिल तो सही है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कहीं अब ये जो कुल्हाड़ी है ये कहीं पुजारा के ऊपर न गिर जाए, जी क्योंकि पुजारा ने अगर रन नहीं बनाए सेकेंड इनिंग में भी, और उनका जो पिछले मैचेस भी रहे हैं वो फ्लॉप रहे हैं, तो शायद पुजारा पे ही कुल्हाड़ी गिर सकती है, शायद उन्हें बाहर किया जा सकता है। शुभमन गिल को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। देखिए हमें एक भविष्य के खिलाड़ी भी तलाशने होते हैं, भविष्य के लिए टीम भी तैयार करनी होती है। तो मैं शुभमन गिल को तो ड्रॉप नहीं करना चाहूंगा। जी तो सर, आपको लगता है कि शायद चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप करना चाहिए टीम से? अगर वो रन नहीं करते हैं सेकेंड इनिंग में भी, जी तो पुजारा को मेरे ख्याल में ड्रॉप करना। वासी जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या पुजारा को टीम इंडिया से बाहर करना चाहिए अगर वो दूसरी पारी में भी रन नहीं बना पाते हैं तो? क्योंकि पिछले मैचों की बात करें तो पुजारा अच्छी तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अभी कोई भी चीज लेना बड़ा मुश्किल है अभी, मगर हाँ, आपको एक्सपीरियंस हमेशा काउंट करता है। अब ओवर सीजन में हमेशा आपको एक्सपीरियंस भी काउंट करेगा, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से प्रेशर हैंडल करते हैं सब सिचुएशन में। पुजारा को ज्यादा बेहतर पता है कि हमें किस तरह से खेलना है। उनका भी एक फेज चल रहा है कि जिस तरह से विराट का चल रहा है कि रन नहीं आ रहे हैं, मगर हाँ, एक दो इनिंग अच्छी हो जाएगी तो उनका भी जिस तरह से फॉलो आता है रन का, जो उनको स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं।
वो टॉप, सर ने जिस तरीके से कहा था कि वन डाउन का जो स्लॉट है वही इसी जगह पे आएंगे तभी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उनको ओपनिंग से सफल करके वन डाउन आए तो उनके लिए ज्यादा अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि उनको बात पता होता है कि बॉल पर किस तरीके से बॉल छोड़ना है, किस तरीके से खेलना है। वो हर बॉल के लिए खेलने के लिए नहीं जाते। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के आज सामने आज कई सही चुनौती रहने वाली है, बुमराह की अग्नि परीक्षा रहने वाली है। बुमराह किस तरीके से इस प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं ये